अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अपने इस असाइनमेंट का पार्ट ए समझ लिया था कि पार्ट ए हमने कैसे इनिशियल इक्विलिब्रियम इकोनॉमी का फाइंड आउट करना है। इस वीडियो में हम पार्ट बी अपना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो पार्ट बी हम पढ़ते हैं कि पार्ट बी की रिक्वायरमेंट क्या है कि इफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस मनी सप्लाई वंस एंड फॉर ऑल टू 8,370। अच्छा, यहाँ पे आपको पता होगा कि हमारे पास दो तरह की पॉलिसीज जो हैं सेंट्रल बैंक लगा रहा होता है। एक आपकी पॉलिसी होती है वन शॉट पॉलिसी, जिसे आप डिसकंटिन्यूअस पॉलिसी भी कहते हैं, कि जब सेंट्रल बैंक एक टाइम पीरियड में वो पॉलिसी लगाता है और उसके बाद जो है वो वापस से प्रीवियस लेवल पे लेकर चला जाता है। अगर ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक जो मनी सप्लाई को चेंज कर रहा होगा तो मनी सप्लाई को एक टाइम पीरियड के लिए चेंज किया, उसके बाद वापस से अपने प्रीवियस लेवल पे लेकर चला गया। वन शॉट पॉलिसी का इन द एंड जो आपका इक्विलिब्रियम होता है वो सेम होता है इनिशियल इक्विलिब्रियम के, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 0 होता है। लेकिन जो आपकी सेकंड पॉलिसी होती है वो होती है आपकी परमानेंट पॉलिसी, जो आपका कंटिन्यूअस जो है वो आपका पॉलिसी होती है, जिसमें गवर्नमेंट एक दफा मनी सप्लाई इंक्रीज करके जो है वो आपकी कंटिन्यू जो है वो उसको करता है। तो जो आपकी फर्स्ट पॉलिसी की जो रिक्वायरमेंट है वो उसने बताया कि सेंट्रल बैंक ने 8,370 यानी अगर आप कंपेयर करें तो 810 से जो है वो उसने मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया है। वंस फॉर ऑल मीन्स की परमानेंट पॉलिसी लगाई है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट उन्होंने ये बोला कि व्हाट वुड बी इट्स शॉर्ट रन इम्पैक्ट, यानी आफ्टर 5 पीरियड्स तक आपने फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम उसकी सारी वैल्यूज। शॉर्ट रन इम्पैक्ट इस 5 पीरियड्स इस पॉलिसी का जो है वो क्या होगा, और लॉन्ग रन इम्पैक्ट क्या होगा उसके आउटपुट और इंटरेस्ट रेट पे। देन ये कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द सेम पॉलिसी इफ द इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज अ वन शॉट इंक्रीज। सेम इसी पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होगा आपका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन अगर ये वन शॉट पॉलिसी हो, यानी टेम्पररी इंक्रीज हो और वापस से प्रीवियस लेवल पे लेकर चले जाए। तो उन्होंने दो रिक्वायरमेंट्स आपसे बोली हैं। एक उन्होंने बोला कि आपने अपनी शॉर्ट रन परमानेंट पॉलिसी का इम्पैक्ट बताना है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, और एक आपने टेम्पररी पॉलिसी का शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इम्पैक्ट बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो ये कि क्योंकि अब हमारी इक्वेशन सारी सेम नहीं रहेंगी। आपको पता होगा कि आईएस में मनी सप्लाई कहीं भी नहीं है। मनी सप्लाई हमारी आती है एलएम की इक्वेशन में। तो आईएस की इक्वेशन तो आपकी वही प्रीवियस जो आपकी ओल्ड इक्वेशन थी वही रहेगी कि, लेकिन एलएम की हमारे पास न्यू इक्वेशन बन के आएगी, क्योंकि आपका जो मनी सप्लाई है वो चेंज हो गई है। तो हमने पार्ट बी अपना स्टार्ट करना है यहां से। नाउ मनी सप्लाई इंक्रीजेस to 8,370. So new money market equilibrium will be. तो अगेन आपने मनी डिमांड को मनी सप्लाई से इक्वेट करना है, और यहाँ पे मनी डिमांड की इक्वेशन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये उसकी वही सेम इक्वेशन है। मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर देती हूँ। रियल इंटरेस्ट रेट प्लस आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो कि गिवन है। मनी सप्लाई अब हमारी हो गई है 8,370। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1 आपके पास 20 आ जाएगा, और इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 387.5। अब हमने बस इसको सिंपली सिंप्लीफाई करना है। आर की रिस्पेक्ट से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका माइनस में है तो हम इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। बाकी सारी टर्म्स को हम एक साइड पे कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये -20 माइनस ये तो ये माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, और ये आपके पास आ जाएगा
माइनस का 407.5। अच्छा, यहीं पे मैं डायरेक्ट कर देती हूँ कि ये 200 जाहिर सी बात है यहाँ आके डिवाइड होगा क्योंकि आपने आर को सेपरेट करना है, तो इसी स्टेप में हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो आपके पास जो इंटरेस्ट जो एलएम की इक्वेशन निकल के आएगी, न्यू एलएम की इक्वेशन, वो आपके पास आ जाएगी 0.0025 y माइनस 2.0375 समथिंग। तो ये जो आपके पास इक्वेशन निकल के आई है, ये इक्वेशन आपके पास निकल के आई है न्यू एलएम इक्वेशन। अब एलएम की इक्वेशन आपके पास न्यू निकल के आ गई है। अच्छा, अब एक सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हम इसके अब जो फाइनल इक्विलिब्रियम है, बेसिकली हुआ क्या है कि सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी है। मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की ये कौन सी पॉलिसी होती है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए, ताकि इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होगा कि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, वो ज्यादा बोरो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी। दूसरी जो कंज्यूमर हैं, क्योंकि उनके लिए भी अब बोरोइंग जो है वो चीपर हो जाएगी, तो वो भी बोरो कर सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स के लिए, हाउस लोन लेना हो, कार लोन लेना हो, जो भी लोन बैंक से लेना हो वो उनके लिए चीपर हो जाएगा। वो बोरो करके अपनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं। या जिन्होंने लोन लिया हुआ है अब उनका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, तो अब उन्हें भी पे बैक कम करना होगा, तो उनकी भी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली ओवरऑल आपकी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो रहे होंगे और आपकी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। तो जब भी आपकी गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना होता है, तो वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं इंटरेस्ट रेट को कम करके। तो बेसिकली जो इसका इम्पैक्ट आएगा ऑफ कोर्स वो ये आएगा कि एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज होगी, आपका आउटपुट लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज होगी, आपकी कंजम्पशन जो है वो एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होंगे, इन सब पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम फाइनल इक्विलिब्रियम निकाल देते हैं कि फाइनल इस पॉलिसी का इम्पैक्ट आउटपुट पे और बाकी सारे वेरिएबल्स पे क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइनल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब ये जो आपका बेसिकली हम फाइनल आउटपुट जो निकल के आएगा, इस पॉलिसी का जो इम्पैक्ट पड़ेगा आउटपुट पे, वो निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें आईएस की इक्वेशन तो हमारे पास है, आईएस की वही ओल्ड इक्वेशन हम लेंगे और उसमें हम उसको इक्वेट करेंगे अब एलएम की न्यू इक्वेशन से। ठीक है, तो आईएस की इक्वेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे अपने फर्स्ट वीडियो में, वो हम आईएस की इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे। आपकी मर्जी, आप पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज लेना चाहते हैं। तो एलएम की जो हमारे पास न्यू इक्वेशन बन के आई है, इस न्यू इक्वेशन को हम पुट कर देंगे। तो आईएस और ओल्ड आईएस और न्यू एलएम की इक्वेशन को इक्वेट करके जो हमारे पास इंटरेस्ट आउटपुट आएगा और जो इंटरेस्ट रेट आएगा हमारे पास एलएम की इक्वेशन न्यू इक्वेशन में पुट करके जब हम उस आउटपुट को इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, तो वो आपका फाइनल आउटपुट और फाइनल इंटरेस्ट रेट होगा जो इस पॉलिसी के लगने के बाद जो फाइनल इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम फाइनल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर रहे हैं और फिर हम लैग निकालेंगे कि जाहिर सी बात है कि ये पॉलिसी का इम्पैक्ट जो आउटपुट और इंटरेस्ट रेट पे आता है, ये इतना इंस्टेंट इफेक्ट नहीं आता, इसमें टाइम लग रहा होता है। तो फिर हम वो 5 ईयर तक जो है वो टाइम पीरियड तक जो है वो निकालेंगे कि 5 ईयर तक, 5 टाइम पीरियड तक जो है वो कैसे आउटपुट और इंटरेस्ट रेट और बाकी वेरिएबल्स में चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम इसको एक साइड पे कर देते हैं। ये जिस तरह हम सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। y वाली टर्म्स हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.41302 और इन दोनों को ऐड करके आपके पास आ जाएगा 0.0036
743Y। अब आपने आउटपुट निकालना है तो आपने इसको एक साइड पे रखकर ये यहां जाके डिवाइड हो जाएगा 0.003743 और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा 911.86। तो देखें आप अगर आउटपुट आपका इंक्रीज के केस में आया इट मीन्स आपने सही जो है वो सॉल्व किया है, क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के केस में आपकी एग्रीगेट डिमांड और आउटपुट इंक्रीज होगा। अब हम इस न्यू आउटपुट की वैल्यू को न्यू एलएम की इक्वेशन में पुट करके जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करेंगे, न्यू इंटरेस्ट रेट, एंड इट शुड बी लो देन प्रीवियस इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आपका अब इंटरेस्ट रेट, क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई है तो इंटरेस्ट रेट आपका लाजमी जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। चल, तो आपकी न्यू जो इक्वेशन है उसमें आपने y की वैल्यू की जगह पे न्यू y की वैल्यू पुट करी और आपके पास जो इंटरेस्ट रेट निकल के आएगा वो आएगा 0.24। अब ये जो आपके पास इंटरेस्ट रेट आ गया है, अब आप हमने जो प्रीवियस इंटरेस्ट रेट निकाला था, अगर आपको याद हो तो हमारा प्रीवियस इंटरेस्ट रेट निकला था 0.28 और अब इंटरेस्ट रेट आपका आ गया है 0.24। मींस आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो गया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम इस इंटरेस्ट रेट को और न्यू आउटपुट की वैल्यू को पुट करके उन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जो हमने फाइंड किया था। इन्वेस्टमेंट की जगह हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट में जो आर था उस पर हमने इस न्यू आर की वैल्यू को पुट करा तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी 76। इसी तरह आप टैक्सेस में न्यू आउटपुट की वैल्यू पुट करके आप टैक्सेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कंजम्पशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम सारे वेरिएबल्स जो है वो उनकी वैल्यू न्यू वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो उनकी आफ्टर दिस पॉलिसी जो है उनमें जो भी चेंजिंग आई है वो। तो न्यू आउटपुट वैल्यू और न्यू टैक्सेशन वैल्यू, हमारा इंटरेस्ट रेट जो न्यू निकल के आया है वो 0.24 है, उसको हमने पुट कर दिया और हमारे पास इन दोनों को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 508.46 समथिंग, फिर माइनस आपके पास 300 मल्टीप्लाई बाय 0.24, ये आपके पास आ जाएगा 72। देन इसको ऐड कर देंगे 300 प्लस 508.46 माइनस 72, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अगर आप याद करो तो हमारी जो प्रीवियस कंजम्पशन की वैल्यू थी वो थी 693.94 समथिंग, लेकिन अब आपको कंजम्पशन की वैल्यू क्या दिख रही है 736.46। मीन्स कंजम्पशन आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसी तरह प्रीवियस जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी 71.56 और अब हो गई है ये 76। मीन्स इन्वेस्टमेंट भी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो हमारे पास हमने डिफरेंट वेरिएबल्स फाइंड आउट करे थे वो सब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अपने एक साथ, फिर हम टेबल बनाएंगे और उसमें डिफरेंट जो टाइम पीरियड्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मनी डिमांड में यहाँ पे आपने अगेन न्यू आउटपुट की वैल्यू पुट करी माइनस 200, आर की वैल्यू है 0.24 प्लस 0.10, तो ये हम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। तो ये आपने इसको किया तो ये बेसिकली वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने फाइनल वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इसकी, हमारे पास आ जाएगी 387.93।
तो मनी डिमांड की आपकी ये वैल्यू आ गई है 387.93। लास्ट हम सिंपली जो है वो अपना डिस्पोजेबल इनकम फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आपकी इनकम माइनस टैक्सेस होती है। टैक्सेस आए हैं आपके पास 152.965। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई डिस्पोजेबल इनकम की 758.895। ठीक है, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज हो गई है। इंटरेस्ट रेट के कम होने से ओवरऑल डिस्पोजेबल इनकम पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये आपकी सारी वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। अब हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में फर्दर जो टाइम पीरियड्स हैं उनकी वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करनी है वो देखेंगे। चलिए, तो ये हमने टेबल बना लिया है। तो बेसिकली ये आपका काम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि आपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, जो हमने सबसे पहला इनिशियल इक्विलिब्रियम की वैल्यूज फाइंड आउट करी थी, सारी वो हमने यहाँ पे पुट कर ली हैं। और आफ्टर पॉलिसी जो आपकी सारी न्यू वैल्यूज आ रही हैं वो सारी आपकी यहाँ पे हमने वैल्यूज लिख दी हैं। तो लेकिन ये इतना इंस्टेंट नहीं होता। ये आउटपुट 858.76 से 11.86 पर ऐसे जंप से ये नहीं आता। इसमें आपका काफी टाइम लैग जो है वो होता है। तो आपसे सारे टाइम लैग उन्होंने नहीं बोले फाइंड आउट करें, आपसे बोले सिर्फ 5 ईयर तक का जो है वो आपने इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। अच्छा, आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट ईयर में जब आपकी पॉलिसी लगेगी, जब आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज की जाएगी, उस ईयर में फौरन से आपके आउटपुट या इंटरेस्ट रेट पे जो है वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो फर्स्ट ईयर में तो सिंपली जो आपने वैल्यूज लिखनी है उसमें वो सारी प्रीवियस वैल्यूज आपकी आएंगी। सिर्फ आपकी यहाँ पे मनी सप्लाई जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी और वो आपकी हो जाएगी 8370। तो बाकी सारी वैल्यूज आपकी वही प्रीवियस वाली होंगी। अच्छा, अब ये बात आपने याद रखनी है कि हमने ये जो आउटपुट है, ये डिमांड जो है बेसिकली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिमांड की, एग्रीगेट डिमांड की हम सभी पता है कि क्या इक्वेशन होती है क्लोज इकोनॉमी में C प्लस I प्लस G। तो हम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारे पास Y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास यही Y की वैल्यू निकल के आ जाएगी सेकेंड टाइम पीरियड में भी, जो कि है हमारे पास 858.76। लेकिन अब आप इस न्यू आउटपुट की वैल्यू को जो न्यू LM की इक्वेशन है उसमें पुट करके न्यू इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो सेकेंड पीरियड में जो आपकी न्यू LM की इक्वेशन है जो हमने फाइंड आउट करी थी 0.0025, उसमें आप ये आउटपुट की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अब पॉलिसी लग गई है तो अब LM की इक्वेशन आपकी प्रीवियस वाली नहीं है। तो आपके पास इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आ जाएगी 0.0969। ये आपके पास इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आ गई सेकेंड टाइम पीरियड की। अब आपने इस इंटरेस्ट रेट की वैल्यू को अगेन कंजम्पशन में, ठीक है, कंजम्पशन में आपने जो आपके पास ये आउटपुट की वैल्यू आपकी ये कंजम्पशन में आपने डालकर जो है वो, और ये इंटरेस्ट रेट डालकर आपने कंजम्पशन की वैल्यू निकाल लेनी है। कंजम्पशन की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 747.19। ये आपके पास कंजम्पशन की वैल्यू आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90.31। आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो फिक्स 100 ही रहेंगे। टैक्सेस की वैल्यू भी आपकी वही प्रीवियस वाली आएगी क्योंकि आउटपुट में अभी कोई चेंज नहीं आया है। आपकी डिस्पोजेबल इनकम भी वही रहेगी 715.32। लेकिन क्योंकि कंटिन्यूअस इंजेक्शन है, यानी वन शॉट पॉलिसी नहीं है, परमानेंट पॉलिसी है, इसलिए मनी सप्लाई का चेंज आपका परमानेंट रहेगा सारे ईयर में। और आपकी मनी डिमांड की वैल्यू आ जाएगी 387.5 जब आप पुट करेंगे तो।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब जो 3 ईयर का आउटपुट आपके पास आएगा वो कैसे आएगा कि आपने ये सेकंड ईयर की डिमांड को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 ईयर का आउटपुट आ जाएगा। तो C प्लस I प्लस G जब आप करेंगे तो आपके पास थर्ड ईयर का आउटपुट आ जाएगा 937.5। अब आपने क्या करना है कि इस न्यू आउटपुट को आपने अगेन यहाँ न्यू LM की इक्वेशन में पुट करके न्यू इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट कर लेना है। तो वो न्यू इंटरेस्ट रेट आपके पास आ जाएगा 0.31। अगेन आपने उसी न्यू आउटपुट और न्यू इंटरेस्ट रेट की वैल्यूज पुट करके ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये आपकी सारी वैल्यूज इस तरह निकल के आ जाएंगी। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को प्रोसेस की किस तरह सॉल्व करना है। अगेन आपने फोर्थ जो ईयर है उसका आउटपुट निकालने के लिए कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 897.35। ठीक है, अगेन आप उसको LM की इक्वेशन में पुट करके न्यू इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे और फिर उस न्यू इंटरेस्ट रेट और न्यू आउटपुट की वैल्यू को पुट करके आपने सारे ईयर्स का जो है वो वेरिएबल्स निकाल लेने और फिफ्थ ईयर भी आपका ऐसी ही जो है वो सॉल्व होगा। तो इस तरह आपके पास ये एक टेबल निकल के आ जाएगा कंटिन्यूस इंजेक्शन का, ओरिजिनल, न्यू इक्विलिब्रियम और फिर इस तरह आपके सारे ईयर्स जो है वो फिल हो जाएंगे। सेकेंड जो पॉलिसी हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं वन शॉट पॉलिसी, कि सेंट्रल बैंक ने एक दफा मनी सप्लाई को इंक्रीज करा एक टाइम पीरियड में, यानी फर्स्ट ईयर में इंक्रीज करा, उसके बाद अगेन सेकेंड ईयर में वो प्रीवियस लेवल पर ही आ गई। तो जो आपकी वन शॉट पॉलिसी है, अब इसको देख लेते हैं कि वो टेम्पररी पॉलिसी का इम्पैक्ट जो है वो क्या होता है। अच्छा, अब वन शॉट पॉलिसी में बेसिकली और आपका जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है वही आपका न्यू इक्विलिब्रियम है। क्योंकि वन शॉट पॉलिसी बेसिकली सिर्फ वन टाइम पीरियड की आपकी पॉलिसी है, एक दफा वो इंक्रीज करके दोबारा से अपने प्रीवियस लेवल पे मनी सप्लाई को लेकर चला जाएगा। तो आपकी जो आउटपुट का चेंज है जो वो जीरो रहेगा। मींस अगर आप लॉन्ग टर्म में आउटपुट का चेंज देखें तो लॉन्ग टर्म में आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा वन शॉट पॉलिसी की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पीरियड में सबसे पहले देखते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट टाइम पीरियड में बिल्कुल इसी तरह परमानेंट पॉलिसी की तरह आपकी वही आउटपुट लेवल, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस और आपकी डिस्पोजेबल इनकम, सब कुछ प्रीवियस रहेगा आपका लेवल पे। बस आपकी जो मनी सप्लाई है वो न्यू मनी सप्लाई आ जाएगी जो फर्स्ट टाइम पीरियड में अप्लाई हो रही होगी मनी सप्लाई। बाकी सब कुछ आपका प्रीवियस लेवल करेगा। अच्छा, सेकेंड टाइम पीरियड में अगेन आपका आउटपुट तो वही आएगा क्योंकि जब आप कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा लेकिन अब आपने इस आउटपुट को अगेन जो है वो पुट करना है न्यू LM की इक्वेशन में। न्यू LM की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। न्यू LM की इक्वेशन में जब आप आउटपुट को पुट करेंगे तो आपके पास न्यू इंटरेस्ट रेट आएगा। तो सेकेंड टाइम पीरियड आपका वही सेम रहेगा जो आपका परमानेंट पॉलिसी का था, क्योंकि सेम यही काम आपने किया था कि ये वैल्यू को पुट किया था न्यू LM की इक्वेशन में। तो इंटरेस्ट रेट आपके पास आ गया था 0.09 और फिर इस आउटपुट और इंटरेस्ट रेट की वैल्यू को जब हमने डिफरेंट वेरिएबल्स में पुट करा था तो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई थी। तो यहाँ तक तो आपका वो जो सेकेंड टाइम पीरियड तक तो आपका सेम परमानेंट पॉलिसी की तरह ही होगा। लेकिन
यहाँ आप देखें कि यहाँ पे क्योंकि सिर्फ वन टाइम पॉलिसी है, वन शॉर्ट पॉलिसी आप इसी वजह से कह रहे होते हैं, टेम्पररी पॉलिसी होती है, सिर्फ वन टाइम पीरियड में सेंट्रल बैंक लगाती है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड में वापस प्रीवियस लेवल पे चली जाती है। तो यहाँ जो मनी सप्लाई आपकी आएगी वो अब 8370 नहीं आएगी, बल्कि प्रीवियस आपकी मनी सप्लाई आ जाएगी। सिर्फ वन शॉर्ट पॉलिसी थी, वन टाइम पीरियड में उसने पॉलिसी जो है वो चेंज करी। अच्छा, अब क्या होगा, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपके पास जो आउटपुट लेवल आया था थर्ड टाइम पीरियड का इन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड करने के बाद वो आप थर्ड टाइम पीरियड में आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अब यहां से चेंजिंग होना स्टार्ट होगी। अब इस हमने परमानेंट पॉलिसी में क्या किया था कि इस आउटपुट को हमने न्यू एलएम की इक्वेशन में पुट करके न्यू इंटरेस्ट रेट की वैल्यू निकाली थी, लेकिन क्योंकि वन शॉट पॉलिसी में से वन टाइम पीरियड की ये पॉलिसी थी, अब वापस सेंट्रल बैंक उसको प्रीवियस लेवल पे लेकर चला गया है, तो आपकी एलएम की इक्वेशन दोबारा से वही ओल्ड एलएम इक्वेशन आपके पास आ जाएगी जो आपकी पहले ओरिजिनल इक्विलिब्रियम में थी। तो अब आपने इस न्यू आउटपुट की वैल्यू को ओल्ड एलएम की इक्वेशन में पुट करके जो है वो थर्ड पीरियड का इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है। ओल्ड एलएम इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, 0.0025 YT माइनस 1.85। तो आपने इस एलएम की इक्वेशन में अब आपने इस y की वैल्यू को पुट करना है और अब आपने न्यू इंटरेस्ट रेट यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। तो आपके पास इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आ जाएगी 0.49 समथिंग, वो ये आपने लिख दी यहाँ पे 0.49। और अब आपने हमने अभी काफी जो है वो कर लिया है, तो आप लोगों को अब काफी आइडिया हो गया होगा कि अब आपने इस टेबल को कैसे जो है वो फिल करना है। अब आपने अगेन ये आउटपुट और इंटरेस्ट रेट की वैल्यू पुट करके सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर आपने फोर्थ ईयर का आउटपुट कैसे फाइंड आउट करना है, अगेन थर्ड ईयर की कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आप ऐड करेंगे तो आपके पास फोर्थ ईयर का आउटपुट आ जाएगा। उस आउटपुट की वैल्यू को अगेन हमने ओल्ड एलएम की इक्वेशन में पुट करके इंटरेस्ट रेट निकाल देना है, और फिर अगेन उस आउटपुट और उस इंटरेस्ट रेट को डिफरेंट वेरिएबल्स में पुट करके हमने डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बेसिकली इस तरह आपने करते करते 5 ईयर तक निकालना है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें परमानेंट पॉलिसी का अपने वन शॉट पॉलिसी के साथ, जो बेसिकली हम सी पार्ट देख लेते हैं। अब ये आप लोगों को मैंने मेन काम आपका यहाँ तक था, आप लोगों को आइडिया हो गया है। अब आप लोग इस टेबल को आपने बाकी फिल कर लेना है। अब हम क्विकली जो है वो अपना सी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब आपका जो सी पार्ट है इसमें आपसे बोला जा रहा है कि कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ बोथ पॉलिसीज ऑन ऑल इंडोजिनस वेरिएबल्स। ये जो आपकी वन शॉट पॉलिसी और जो परमानेंट पॉलिसी थी, इसका इफेक्ट आपने जो है वो सारे इंडोजिनस वेरिएबल्स पे बताना है। तो सबसे पहले हम अपनी कंजम्पशन की बात करते हैं। अगर हम परमानेंट पॉलिसी की बात करें, अपनी कंटिन्यूस पॉलिसी की बात करें, तो क्योंकि मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो इंटरेस्ट रेट के कम होने से जो आपका सेवर्स का जो इंसेंटिव है आपका वो भी कम हो गया है। क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट कम है, तो अब अगर इंडिविजुअल सेव करेंगे तो उन्हें पहले से कम रिटर्न मिलेगा, तो अब वो सेविंग को कम करके अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देंगे, तो आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। तो परमानेंट पॉलिसी में आपकी कंजम्पशन जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम वन शॉट पॉलिसी की बात करें, तो क्योंकि टेम्पररी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा और वापस से अपने प्रीवियस लेवल पे चला जाएगा, तो आपकी कंजम्पशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड, अगर हम बात करें अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स क्योंकि आपकी इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है इन्वेस्टमेंट का। हम बात कर चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ
बोरिंग उतनी ज्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट उतनी कम होती है। तो परमानेंट पॉलिसी में अगर हम कंटिन्यूअस पॉलिसी की बात करें तो इंटरेस्ट रेट आपका परमानेंटली जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा मनी सप्लाई, क्योंकि आपकी परमानेंट पॉलिसी लगाई गई है, कंटिन्यूअस पॉलिसी लगाई गई है, और इंटरेस्ट रेट की कम होने की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगेन वन शॉट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इनिशियली आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी आपकी। लेकिन वन शॉट पॉलिसी में क्योंकि हमें पता है कि वन टाइम पीरियड पॉलिसी होती है, खाली आपकी टेम्पररी पॉलिसी होती है, तो अगेन इंटरेस्ट रेट अपना प्रीवियस लेवल पे चला जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो अगेन जो है वो आपके रिड्यूस प्रीवियस लेवल पे चले जाएंगे। फिर हम बात करते हैं टैक्सेस की। तो टैक्सेस में बेसिकली आपका क्या इम्पैक्ट आएगा कि टैक्सेस में अगर आप देखें तो ये आपका आउटपुट है, एक आपका पार्ट टैक्सेस का वो दिख रहा है कि जिसमें आपको दिख रहा है कि वो इनकम पे डिपेंड करता है। अच्छा, जब आप आपकी ये कंटिन्यूअस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो उसमें टैक्सेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप फाइनल न्यू इक्विलिब्रियम देखेंगे तो कि क्योंकि आपकी इंटरेस्ट रेट की कम होने की वजह से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होंगे और इनकम इंक्रीज होगी, लोगों की एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी। तो आपकी इनकम के इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो टैक्सेस हैं यहाँ पे ये पार्ट आपका इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल टैक्सेस भी आपके जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन वन शॉट पॉलिसी की अगेन अगर हम बात करें तो वन शॉट पॉलिसी में जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहले वो डिक्रीज होंगे और देन दे विल गो बैक टू देयर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम लेवल। फिर हम बात करते हैं अपनी मनी डिमांड की। तो मनी डिमांड की जो इक्वेशन है आपके पास, इसमें आपने कंटिन्यूअस पॉलिसी अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस पॉलिसी में क्या होगा कि आपकी मनी डिमांड जो है वो इनिशियली जो है वो मनी डिमांड पे कोई ऐसा खास इम्पैक्ट आपके अगर आप देखो परमानेंट पॉलिसी में तो आपका ऐसा कुछ आ नहीं रहा। वैसे मनी डिमांड पे इम्पैक्ट आना चाहिए कि मनी डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि आउटपुट आपका इंक्रीज हुआ है तो लोग जो है वो पहले से ज्यादा मनी डिमांड करेंगे। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट था जो इन दोनों पॉलिसीज का इंडोजिनस वेरिएबल्स पे है। वन शॉट पॉलिसी में तो सिर्फ टेम्पररी इम्पैक्ट आएगा सारे वेरिएबल्स पे और वापस से ये वो प्रीवियस इक्विलिब्रियम पे चले जाएंगे। लेकिन परमानेंट पॉलिसी में क्योंकि परमानेंट इफेक्ट है तो उसकी वजह से वेरिएबल्स में आपका चेंज आएगा एंड तक।